कल के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। जस्ट टू रिवाइज, कल हम इक्विनॉक्सेस पढ़े थे और सोलिस्टिस पढ़े थे, है ना। जस्ट टू रिमाइंड फर्स्ट क्विकली इसको थोड़ा सा करते हैं ताकि उनको भी समझ आए कि हमने कल क्या पढ़ा। करेक्ट। तो ये मान लो ये हमारे पास अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट। और अर्थ किसके अराउंड ऑर्बिट कर रही है ये तो पहले समझ लेना। सन, सन इज एट दी, मान लो सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जस्ट टू बी श्योर। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। असल में ऑर्बिट तो ऐसा ही है, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। नाउ थ्रू आउट द ईयर अर्थ मान लो ऐसे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। थ्रू आउट द ईयर देयर आर सर्टन डेट्स जब अर्थ और सन के बीच में कुछ स्पेशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, ठीक है। और उन पर्टिकुलर पॉइंट्स और डेट्स पे कुछ पर्टिकुलर चीजें आ जाती हैं डे और नाइट के लेंथ के पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था दोज आर कॉल्ड द इक्विनॉक्सेस, रिमेंबर इक्विनॉक्सेस, ठीक। इक्विनॉक्सेस में हमने दो इक्विनॉक्स पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक पढ़ा था विंटर इक्विनॉक्स, राइट, या ऑटम, सॉरी ऑटम इक्विनॉक्स, राइट, ऑटम इक्विनॉक्स। व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड दिस इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि अराउंड दीज डेट्स अर्थ पे डे लेंथ और नाइट लेंथ इक्वल होगी। डे लेंथ और नाइट लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। सन की अपैरेंट पोजीशन पे ये डिपेंड करता है, अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन पे डिपेंड करता है, अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन। सन तो अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अर्थ का ऑर्बिट ऐसा है और अर्थ का मूवमेंट ऐसा है कि इक्विनॉक्सेस के अराउंड, इक्विनॉक्सेस पहले मुझे बताओ स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब आता है? 21 ऑफ मार्च और ये 22 ऑफ सितंबर, 22 ऑफ सितंबर, करेक्ट। अब अराउंड दीज टू डेट्स देयर आर इक्वल डे लेंथ एंड नाइट लेंथ। डे लेंथ इज इक्वल टू नाइट लेंथ, डे लेंथ इज इक्वल टू नाइट लेंथ। हर कहीं जगह पे अर्थ के हर एक क्वार्टर पे डे लेंथ एंड नाइट लेंथ इक्वल हो। लेकिन ये कैसे हो जाता है? अराउंड इक्विनॉक्स आप ध्यान रखना और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन इज ओवर द इक्वेटर। अर्थ का जो इक्वेटर है, द पोजीशन ऑफ द सन इज ओवर द इक्वेटर। अब ये नहीं है कि सन जो है अपनी पोजीशन से हट रहा है, इट इज द ऑर्बिट एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सच कि अराउंड दीज टू पॉइंट्स, अराउंड दीज टू डेट्स सन की अपैरेंट पोजीशन जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में इक्वेटर के ऊपर हो जाती है, इक्वेटर के बराबर। मान लो ये इक्वेटर है विच इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, सन की पोजीशन आ जाती है ओवर दिस इक्वेटर। व्हेन दिस थिंग हैपेंस तो डे लेंथ और नाइट लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? देखिए एक चीज कल भी मैंने बताया था शायद कि ये अर्थ जो है, ये अर्थ जो है रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड। लेकिन वो जो एक्सिस है, मान लो यहां से सन है, ये सन, ये सन का प्लेन है। अब अर्थ का एक्सिस ऐसे नहीं है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड, इट इज स्लाइटली, कितना टिल्ट है इसमें, कितना टिल्ट है? इट इज टिल्टेड अराउंड एन एंगल दैट इज 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अब ऐसे नहीं, जो मेन वर्टिकल प्लेन है यहां से करेंगे तो 23.5 डिग्री का किया जाएगा, तो इट इज एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। ये मान लो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्विनॉक्स पे क्या हो जाएगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे सन की पोजीशन आ जाएगी अपैरेंटली ओवर द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। जब 21 मार्च के आगे आगे डेट बढ़ती जाएगी, मान लो अब 21 मार्च तो आ गया, अब अप्रैल, फिर मई, फिर जून, ठीक। इन 3 मंथ्स में सन अपनी पोजीशन जो है अपैरेंटली शिफ्ट कहां की तरफ करेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर, ये अपैरेंटली अर्थ को डिवाइड कर रहा है 2 हेमिस्फीयर, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक तो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब क्या हो रहा है? सन जो है अपैरेंटली शिफ्ट कर रहा है अपनी पोजीशन कहां की तरफ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक सेकंड, ये दिख रहा है, ठीक, ठीक। ये अपैरेंटली अपनी पोजीशन कहां की तरफ शिफ्ट कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक।
क्या सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नो, अपेरेंट, इट इज अपेरेंट। बाय द टाइम वी रीच 21st ऑफ जून, 21st ऑफ जून को हम पहुंचे, 21st ऑफ जून, राइट। 21st ऑफ जून जो है, यहां तक सन जो है अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंप्लीट करेगा, नॉर्थवर्ड जर्नी कंप्लीट करेगा। 21st ऑफ जून जब आ जाएगा, सन वुड बी ओवरहेड व्हाट? ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होगा, मींस यहां इस कह रहा हूं, इसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टिस। दिस इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद क्या आएगा? समर सॉल्स्टिस। अब समर सॉल्स्टिस के टाइम पे क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। दूसरा क्या हो रहा है? सी दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज द लैटिट्यूड? 23.5 डिग्री नॉर्थ। जिसके मैं ऊपर जाऊंगा ना, एक पॉइंट आएगा, दैट वुड बी 66.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। जितना जितना सन ऊपर जाता जाएगा टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपकी क्या करेगा? जर्नी, उतना टाइम ऑफ इल्यूमिनेशन या डे लेंथ उतना बढ़ती जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उतना ही ज्यादा जब ये कंप्लीट यहां पे रहेगा, तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल में कंप्लीट या परपेचुअल डे लाइट रहेगी, परपेचुअल डे लाइट। इसके अगेंस्ट में जो ये सर्कल है, दिस इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल में क्या हो रहा होगा? इसके अगेंस्ट अगर यहाँ पे परपेचुअल डे लाइट रहेगी 24/7, 24 आवर्स यहाँ पे डे लाइट रहेगी, यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस। ये जो टिल्ट है एक्सिस का, ये इसका कमाल। दूसरा हम कह रहे हैं कि 21 जून आ गया, समर सॉल्स्टिस हो गया। अब इसके बाद आफ्टर दिस क्या होगा? आफ्टर दिस सन जो है अपनी जर्नी साउथवर्ड वापस, दैट मींस इक्वेटर की तरफ वापस शिफ्ट करेगा अपनी जर्नी। अब इक्वेटर की तरफ वापस वो जा रहा है बाय द टाइम दैट इज 22nd ऑफ सितंबर। सन अभी कहां पे होगा? वापस आ जाएगा इक्वेटर। वापस इक्वेटर पे जब आ जाएगा, तो वापस से कौन सी कंडीशंस ग्लोब में, पूरे अर्थ में रहेगी? इक्वल डे लेंथ एंड नाइट लेंथ। 12 हम मान के चलेंगे कि आइडियल डे लेंथ और नाइट लेंथ है 12 आवर्स, वो कोई मसला नहीं आइडियल केस में। तो उसके बाद 22nd ऑफ सितंबर के बाद वो अपनी जर्नी वापस कहां की तरफ ले जाएगा? साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। Where is Tropic of Capricorn? It is in here. जैसे यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, it will be 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे भी वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना? ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सन होगा ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कहलाएगा क्या? विंटर सॉल्स्टिस। क्या कहलाएगा? विंटर सॉल्स्टिस। दैट विल बी विंटर सॉल्स्टिस। और डेट क्या रहेगा? 22nd ऑफ दिसंबर। 22। हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहे, अब यहाँ पे विंटर डेट हो 22nd ऑफ दिसंबर, यहाँ पे मानी जाती है शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, बट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर यू सी लॉन्गेस्ट डे एंड, तो व्हाट इज हैपनिंग? जो उधर हो रहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के केस में, समर सॉल्स्टिस केस में, वही कंडीशन रिवर्स हो रही है विंटर सॉल्स्टिस, करेक्ट। और उधर तो ये तो आर्टिक इल्यूमिनेशन कंप्लीट हो रही थी, अब यहाँ पे डार्कनेस आ जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट डे लाइट रहेगी, दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। वापस से, कैन यू इमेजिन दिस? ठीक, ये कितना एंगल है? 66.5 डिग्री, इतना ही है ना? अगर मैं इसके हिसाब से लूं, फिर आ जाएगा 23 पॉइंट समथिंग। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर दो हिस्से कहेंगे, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न, लेकिन अर्थ का स्पिन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का स्पिन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। नाउ इमेजिन दिस इज द आर्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री। दिस इज आर्टिक सर्कल, राइट? आर्टिक सर्कल। दिस इज व्हाट देन? हाँ,
दिस इज व्हाट, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स यहाँ कितनी, साउथ है ये नॉर्थ है। जब तक ऊपर ऊपर जा रहा है ना तो लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बढ़ रही है, लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बढ़ रही है, एज इन केस ऐसे लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन, सन की रेज तो ऐसे आ रही है ना हॉरिजॉन्टली, वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इस सर्कल के बियॉन्ड जा ही नहीं, दैट मीन्स दिस सर्कल, तो कंप्लीट डार्कनेस में चला जाएगा, दिस विल बी इन कंप्लीट डार्क। तभी हम कहते हैं कि बियॉन्ड आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल ये 6 महीने कंप्लीट परपेचुअल डे लाइट में रहता है और 6 महीने परपेचुअल डार्कनेस में रहता है। तभी इनको कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज लैंड्स ऑफ मिडनाइट सन, लैंड्स ऑफ मिडनाइट सन, लैंड्स ऑफ मिडनाइट सन, करेक्ट। Why? Because the day length here increases as with the journey of the sun, as with the journey of sun, ठीक, as with the journey of sun। ये हमारे पास ये ट्रॉपिक्स हो गए, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, so the perpetual day length increases, correct। now one more idea you must have, तो इसको समराइज कैसे करें, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये मान लो फिर से मैंने ये अर्थ का ऑर्बिट बनाया, ठीक, ये अर्थ का, ये नजर आ रहा है, ये इसको ब्लर नहीं आ रहा है, ठीक है। सन को मैं इधर मान लेता हूं, सन इज एट द सेंटर, तो इलिप्स के सेंटर को फोकाई कहते हैं मोस्टली, क्या कहते हैं। तो सन, ये हमारा अर्थ है छोटा, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट एंड अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा, मान लो 21 जून, मान लो 21 जून ये वाला डेट हो गया, जस्ट फॉर 21 जून के बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आता है अर्थ की रोटेशन रिवोल्यूशन में, वो आता है 22 सितंबर, 22 सितंबर के बाद एक और एक इंपॉर्टेंट डेट आ जाता है, वो आ जाता है 22 दिसंबर, है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वापस से, दैट इज 21 मार्च। ये तो रिवोल्यूशनरी स्केच बन गया इसके। अब इसके हिसाब से हमें क्या समझना, अब ये जो है दिस इज विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ये हो गया समर सोलिस्टिस, है ना, दिस इज समर सोलिस्टिस, दिस इज व्हाट ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक, दिस इज व्हाट स्प्रिंग इक्विनॉक्स। Now what will happen? Autumn equinox equal day and night length, ठीक, equal day and night length, same here, but here what is happening? Summer solstice, इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ठीक, समर सोलिस्टिस में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर longest day shortest night, ठीक, यहां पे इन साउदर्न हेमिस्फीयर longest day and shortest night, shortest night, correct बात, and shortest night। अब कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब अर्थ जो है कब सन के बहुत करीब जाती है और सन के पार जाती है, वो जब कोई केस है पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन पोजीशंस, पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन पोजीशंस। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट कभी सन के बहुत करीब हो जाता है और कभी सन के फारदेस्ट जाता है, इन दो पोजीशंस को हम पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन पोजीशंस कहते हैं। पेरिहेलियन पोजीशन व्हेन द प्लैनेट विल बी क्लोजेस्ट टू सन एंड एपिहेलियन व्हेन इट विल बी फारदेस्ट टू सन, ठीक है। पेरिहेलियन व्हेन इट विल बी क्लोजेस्ट टू सन
and aphelion when it will be farthest, right? Confusion, perihelion closest, इनमें कंफ्यूजन होता है कभी एपिहेलियन वो लग रहा है कि नहीं लगता, ठीक है। पेरीहेलियन क्लोजेस्ट पोजीशन, ठीक है, या अर्थ के केस में मान लो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड, तो पेरीहेलियन पोजीशन वुड बी इट इज व्हेन इट विल बी क्लोजेस्ट टू सन, ठीक है। क्योंकि मसला क्या है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो चेंज हो जाता है, रेडियस क्या रहता है, चेंज रहता है, रेडियस चेंज हो जाता है। मान लो अभी यहाँ पे रेडियस क्या है r1, अभी यहाँ पे रेडियस क्या है r2, ठीक, रेडियसेस चेंज हो रहे हैं, रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो ये पोजीशन क्या है, क्लोजेस्ट टू सन है ना, क्लोजेस्ट टू सन, इसको मैं मान लेता हूं पेरीहेलियन, क्या मान लेता हूं, दिस इज पेरीहेलियन पोजीशन। और यहाँ पे क्या है, दिस इज फारदेस्ट और दिस इज फारदेस्ट, इसको मैं क्या मान लेता हूं, एपिहेलियन। अब अर्थ के केस में व्हेन इट विल बी ऑन द पेरीहेलियन या पेरीहेलियन पोजीशन, तब होगा 3rd of January, 3rd of January. In its calendar, it will be 3rd of January. So around 3rd of January, Earth is closest to Sun. Earth is, and this will be July 5. July 5. Around July 5, Earth is farthest from the Sun. Earth is farthest from the Sun. अब कल एक डिस्कशन हुआ था कि जब अर्थ दूर नजदीक आती है सन के, तो उसकी जो रेवोल्यूशनरी स्पीड है वो बढ़ जाती है, ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना सन के अराउंड, जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहते हैं उसको, ऑर्बिटल स्पीड। सो व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड, इसको लिखिए आराम से। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड इज द स्पीड by which planet revolves around the sun, that is called what, orbital speed, orbital speed. Now understand one thing. अब मुझे बताओ एक चीज, देखो क्या है, अगर ये सर्कल है, अगर क्या है ये, और सन कहां पे था, अगर मान लो सन वुड बी एट द सेंटर, सन होता कहां पे, सेंटर पे, सन होता सेंटर पे, और ये नियरली सर्क्युलर ऑर्बिट होता। ऐसा तो नहीं है, सन कहां पे है, सेंटर पे, सन कहां पे है, सेंटर पे, और ये मान लो सर्कुलर रेडियस का आर होता है, तो सर्कल का रेडियस चेंज होता है, नहीं होता है ना, सर्कल का रेडियस क्या है, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। सर्कल का रेडियस कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब अगर अर्थ रिवॉल्व करती, इसकी ऑर्बिटल स्पीड मान लो v होती, क्या होती, v होती, क्या होती, तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये होती है बराबर 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, 2 पाई r डिवाइडेड बाई, दैट मींस ऑर्बिटल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब क्या हो रहा है, क्या r कांस्टेंट है, सर्कल का r कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी, ऑर्बिटल स्पीड भी क्या रहती है, कांस्टेंट, क्या रहती है, कांस्टेंट। ये मान लो ऑर्बिटल स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी, ये फिजिक्स का कांसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो बात को, क्यों मैं इसको लिखा, तो ये तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि रेडियस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अब क्या हो रहा है, लेकिन हमारे केस में ये नहीं है, क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट क्या है, एलिप्टिकल, और मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स का ऑर्बिट क्या है, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल के केस में क्या हो रहा है, इसमें क्या ये बैकग्राउंड सही है, ठीक है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में क्या हो रहा है, क्या व्हाट इज हैपनिंग, हाँ अब लिसन, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक, अंडरस्टैंड वन थिंग, और सन कहां पे है, सेंटर पे, ये सन है, ठीक। व्हाट इज चेंजिंग नाउ, दिस इज r1, दिस इज r2, ठीक है। व्हाट इज चेंजिंग, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस इज चेंजिंग। अब रेडियस चेंज हो रहा है, दैट मींस v किसके बराबर है, 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्या ऑर्बिटल स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट है यहां पे एंगुलर मोमेंटम का, किसका, एंगुलर मोमेंटम। देखो इन एनी, ये तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये तो सर्कुलर मोशन है, या ये तो ऑर्बिटल मोशन है, किसी भी ऑर्बिटल मोशन में, किसी भी सर्कुलर मोशन में आप याद रखना, हमेशा
एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना होता है। क्या करना होता है? कंजर्व करना होता है। एंगुलर मोमेंटम को क्या करना होता है? कंजर्व करना होता है, और वो होता है बराबर mvr। इसके बराबर होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना होता है। क्या करना होता है? कंजर्व करना होता है। अब यही कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है, दैट इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्व या लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहां पे कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम। आप बस याद रखो, ज्यादा फिजिक्स इसमें याद नहीं रखनी है, बट इंपॉर्टेंट है। तो क्या करता है, जब अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के क्लोज आ जाता है, क्या आ जाता है? सन के क्या आ जाता है? क्लोज आ जाता है, तो नेचुरली उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? क्लोज वाले केस में उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए बिकॉज इट हैज टू कंजर्व इट्स एंगुलर मोमेंट। इट हैज टू कंजर्व इट्स एंगुलर मोमेंट। इट हैज टू कंजर्व इट्स एंगुलर मोमेंट। क्यों करना है इसको कंजर्व? बिकॉज इट हैज टू कंजर्व इट्स मोमेंट। सो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is the concept behind this, that when a planet gets closer to the sun, its orbital speed increases. Why? Because it has to conserve angular moment. When it is farthest, then its speed reduces. Then its speed, do you understand? Yes. Then its speed, so what? ये देखो ना, L is equal to mvr, ठीक? तो R किसके बराबर है? L divided by mv। R और v के बीच में इनवर्स रिलेशन। R और v के केस में क्या है? इनवर्स रिलेशन। That is why when a planet is gets closer to sun, its orbital speed increases, and when it is farther to sun, must decrease in order. In both the cases, it must conserve its angular moment. It must conserve its angular moment। और वही होता है पेरीहेलियन और एपीहेलियन। तो पेरीहेलियन जब ये क्लोजर होगा तो जल्दी निकलने की कोशिश करेगा, इसकी ऑर्बिटल स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो जब होगा when यहां पे इससे पहले केस में, तो पेरीहेलियन के केस में इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है मैक्सिमम होगी, और एपीहेलियन के केस में इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी? मिनिमम होगी। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन जो हमने अभी कल पूछा था हमसे कि व्हाई डज दिस हैपन। द कांसेप्ट इज concept of angular moment, conservation of angular moment, conservation of angular moment, ठीक, conservation of angular, ठीक है, क्लियर बात यहां तक? ठीक, चलिए अब बात करते हैं, यहां कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। क्लियर बात? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एट व्हाट टाइम डिड वी स्टार्ट दिस क्लास? 112 बराबर, ओके। चलिए, नाउ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो फार वी नो 3 लैटिट्यूड्स। सो फार कितने लैटिट्यूड्स हमें पता है? कौन कौन था? हाँ, करेक्ट, ठीक, ये दो हमें पता है। सो फार वी नो दिस, ये भी लैटिट्यूड ही है। एक सेकेंड, सो फार वी नो दीज लैटिट्यूड्स। इसका नाम क्या है? दिस इज इक्वेटर और दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। दिस इज आर्टिक सर्कल, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर बात? सो फार वी नो दीज। अब इसका क्या है? अगर ये 0 डिग्री, तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, this is 66.5 degree north and this is 66.5 degree south. To begin with, the definition of latitude and longitude. ठीक, पहले तो हमें यही जो लैटिट्यूड्स हमें
व्हाई डू वी स्टडी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? क्या ये रियल में कोई लाइन होती है? नो, दीज आर नॉट रियल कोई लाइन होती जो हमें नजर आए, ऐसी कोई रियल लाइन तो नहीं, ग्लोब पे हम दिखाते हैं, ठीक है। व्हाई डू वी नीड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? हमें क्यों जरूरत है लैटिट्यूड्स, हम क्यों पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? द बेसिक आइडिया इज टू लोकेट एनी प्लेस, एनी कोऑर्डिनेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, टू लोकेट एनी प्लेस और एनी कोऑर्डिनेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हमें कोई भी प्लेस, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, कोई भी कोऑर्डिनेट अर्थ की सरफेस पे लोकेट करना है, वी डू इट इन टर्म्स ऑफ latitudes and longitudes, latitudes and longitudes. So these are what? These are imaginary lines. These are imaginary lines which are used to locate any place or geographical area on the surface of earth, on the surface of earth. तो जियोग्राफर्स ने या कार्टोग्राफर्स ने इन लाइंस को डिवाइस किया, ठीक है। यूजुअली हम इसको कार्टोग्राफी में पढ़ते हैं। कार्टोग्राफी इट्स अ स्पेशल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी व्हिच डील्स विद दीज मैप्स और these latitudes, longitudes, their studies, how they vary with place. It is done with this. This is very important, this topic, latitude, longitude, very important, ठीक। अब सबसे पहले हमें लैटिट्यूड्स को देखना है, सिंपल बात। लैटिट्यूड्स हमें क्लास 6 से हमने लैटिट्यूड्स को पढ़ा। लैटिट्यूड्स, what are latitudes? These are imaginary lines. Actually लैटिट्यूड जो है, these are horizontal lines which are drawn parallel to the 0 degree latitude, that is the equator. Horizontal lines drawn parallel to 0 degree latitude, and 0 degree latitude को हम क्या कहते हैं? That is the equator. अब इक्वेटर को समझिए पहले, दिस इज द। अब लैटिट्यूड्स को समझने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस लैटिट्यूड होना चाहिए, और हमारे पास रेफरेंस लैटिट्यूड कौन है? हमारे पास रेफरेंस लैटिट्यूड जो है वो है इक्वेटर, और हमने इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड क्यों माना हमने इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड? बिकॉज दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन divides equally the earth into two hemispheres, that is northern hemisphere and southern hemisphere. It divides the earth equally into two halves. ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज अ स्फीयर। अब इसको समझ लेते हैं। अगर ये स्फीयर है तो ये ऐसे मान लो, ये मैं एक अर्थ की सेंटर से, अर्थ का जो सेंटर है, स्फीयर का सेंटर जो है, वहां से एक रेडियस खींचता हूं 0 डिग्री लैटिट्यूड। यही अर्थ, ये रेडियस है 0 डिग्री। यहां से जितना एरिया है वही है, उतना ही एरिया यहां से, ये जहां जितना फोरिंग यहां से उतना ही फोरिंग। अब हम कैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड से बाकी लैटिट्यूड्स को डिवाइड करें या निकालें? मान लो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, इसी पे तो सेंटर होगा ना, यहां से जितना होगा वहां से, ठीक। यहां से हमें अगर देखना होगा 1 डिग्री लैटिट्यूड कहां पे, तो मुझे चलना पड़ेगा, एंगुलर डिस्टेंस मुझे कवर करनी पड़ेगी यहां से यहां तक। मुझे कितना एंगुलर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये जो रेफरेंस लाइन है, यहां से मैं कितना एंगल ऊपर गया? 1 डिग्री। कितना एंगल ऊपर गया? 1 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ चलने लगा तो मुझे बताना होगा 1 डिग्री लैटिट्यूड कहां है। 1 डिग्री लैटिट्यूड वो कैसे मुझे पता चलेगा? जब मैं रेफरेंस, दैट इज इक्वेटर, दैट इज दिस रेफरेंस रेडियस से ऊपर चलूंगा। एंगुलर डिस्टेंस कितनी कवर करूंगा? 1 डिग्री। एंगुलर डिस्टेंस कितनी कवर करूंगा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। जब मैं यहां से अब पैरेलल एक ड्रॉ करूंगा, नाउ व्हेन आई विल ड्रॉ द पैरेलल फ्रॉम दिस, सी, जब मैं पैरेलल यहां से खींचूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 1 डिग्री पैरेलल। क्या बन जाएगा?
ये मेरा बन जाएगा 1 डिग्री पर 1 डिग्री पर। इसी तरह जब मैं यहां से भी जाऊंगा 1 डिग्री, यहां से भी गया ना, कितना 1 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर की, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये भी क्या बन गया मेरा, ये बन गया 1 डिग्री नॉर्थ, ये बन गया 1 डिग्री साउथ। चलो मुझे बताना होगा 23 डिग्री कहां पे होगा, तो मुझे एंगुलर डिस्टेंस कितनी मेजर करनी होगी, यहां से दिस इज द रेफरेंस 23 डिग्री नॉर्थ। तो मान लो यहां से हो गया 23 डिग्री नॉर्थ, यहां से मैं फिर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी 23 डिग्री। इसी तरह से हमें मिल जाएंगे यहां से भी 90, तो मैक्सिमम मैं कहां तक जा सकता हूं 90 डिग्री नॉर्थ, और यहां से मैक्सिमम मैं कहां जा सकता हूं 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। यहां से भी 90 डिग्री, यहां से भी 90 डिग्री, दैट इज मैक्स। तो 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि बिटवीन टू लैटिट्यूड्स एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस, सपोज जब मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री तक गया तो मैंने कितनी एंगुलर डिस्टेंस कवर की, मींस यहां से यहां तक अगर मुझे जाना है 1 डिग्री से, मान लो यहां से, दिस इज इक्वेटर ना, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर मुझे यहां से 1 डिग्री जाना है, दिस इज 1 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 1 डिग्री नॉर्थ, और यहां से जाना है दिस इज 1 डिग्री साउथ। एग्जैक्टली दो लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर, और रफली इट इज 69 माइल्स, 69 माइल्स, 69 माइल्स। इट इज रफली कितना 69। दैट मींस जब मैं इक्वेटर से मूव कर गया नॉर्थवर्ड्स, कहां पे 1 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो एग्जैक्टली मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 111 किलोमीटर, हाँ 111 ठीक। लेकिन ये डिस्टेंस जो है, आप मान के चलो, मैंने कल एक केस बताया था, वो ये कि जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे ना, उतना अर्थ फ्लैटर होती जाएगी, क्या होती जाएगी, फ्लैटर होती, टुवर्ड्स पोल्स ये डिस्टेंस थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहां पे कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच में शॉर्ट, इससे थोड़े इससे कम, तो अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 111 किलोमीटर, कितना लेते हैं 111 किलोमीटर, दैट इज 69 माइल्स, दैट इज 69, क्योंकि अर्थ जो है इक्वेटर के अराउंड थोड़ा बल्जड है और पोल्स के अराउंड क्या होता है, थोड़ा छोटा। तभी हम देखते हैं इक्वेटोरियल रेडियस अगर अर्थ का आर है और पोलर रेडियस अगर अर्थ का आर पी है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो पोलर रेडियस से थोड़ा बड़ा, पोलर रेडियस से थोड़ा, पोलर रेडियस से थोड़ा बड़ा, पोलर रेडियस से थोड़ा बड़ा, ठीक। सो लैटिट्यूड, वापस से इसको करते हैं। तो अगर मुझे लैटिट्यूड्स को डिफाइन करना है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस measured from the reference radius on the 0 degree latitude, that is equator, on the 0 degree latitude, that is equator, angular distance, this is S, on the 0 degree latitude, that is equator। ये मान लो सेंटर है, सेंटर से मान लो ये 0 डिग्री, इक्वेटर में ये रेडियस है। अब ये ऐसे है ना, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, यहां से मैंने रेडियस लिया, अब मैं इधर जा रहा हूं 1 डिग्री, ठीक है, तो यहां से मैं मेजर करूंगा ना, इस रेफरेंस पॉइंट से मैं कितना ऊपर गया, तो मैंने कितना थीटा सबटेंड किया, कितना एंगल मैंने सबटेंड किया, दिस वुड बी दैट एंगल, मैंने थीटा कितना सबटेंड किया 1 डिग्री, कितना सबटेंड किया 1 डिग्री, तो ये मेरा आ जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ। यहां से भी मैं करूंगा, मान लो मैंने थीटा 1 डिग्री सबटेंड किया, यहां से बन जाएगा ये सिमिलरली 1 डिग्री साउथ। इसी तरह मैं सारी लैटिट्यूड्स निकाल सकता हूँ, सारी लैटिट्यूड्स। टोटल अर्थ की कितने लैटिट्यूड्स हैं, अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जरा अपना दिमाग लगाइए, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर। मैंने बताया ऊपर भी 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री, टोटल कितने लैटिट्यूड, शाबाश शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ
ये तो नहीं आ रहा, देखो जरा इधर सुनो पहले, इस पे कंफ्यूज। ये कितना है 0 डिग्री, यहां से ऊपर गया कितने हो गए, यहां से ऊपर कितने 90 और 90 कितने 180। लेकिन अगर मैं बोलूं 181 है एग्जैक्ट, ये तो मेजर ही नहीं, ठीक है। टोटल कितने हैं 180, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक तो ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, और ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा 90 डिग्री साउथ, ठीक है 90 डिग्री साउथ। आर दीज पैरेलल्स, क्या ये लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। अगर ये तो प्लेनर पे तो लाइंस लिख रही है, इमेजिनरी लाइन कैसे, अगर मैं बोलूं अब आप स्फीयर को इमेजिन करो ऐसे, अब आप स्फीयर को इमेजिन करो, अब आप स्फीयर को इमेजिन करो, ये तो लाइन के, अब ये तो प्लेनर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अर्थ प्लेनर नहीं है ना, ये अर्थ प्लेनर नहीं है, इट्स नॉट प्लेनर। तो ये क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बन जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या बन जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। कैन यू इमेजिन लाइक दिस, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जब मैं ऊपर टॉप से देख रहा हूं, ठीक है, ये तो असल में क्या है, दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो अगर आप अर्थ को ऐसे ले रहे हो तो इक्वेटर कैसा बन जाएगा, दिस इक्वेटर तो ये बन जाएगा इस तरीके से, प्लेनर पे आपको समझना है, ये तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर इस लाइन का, ये 0 डिग्री 0 डिग्री, फिर मैं यहां से सेपरेट करूंगा 1 डिग्री, फिर यहाँ पे एक सर्कल। तो असल में लैटिट्यूड्स क्या है, दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, प्लेनर पे तो लाइंस आ जाएंगे ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे, क्योंकि अर्थ क्या है, इट इज अ स्फीयर, सर्कल के पर्सपेक्टिव से हम ऐसे देखते हैं, सर्कल के पर्सपेक्टिव से हम ऐसे देखते हैं। तो ये मान लो 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री से हम सबटेंड करेंगे, ये सर्कल है ना ऐसे, इस सर्कल से मैं ऊपर गया इस पॉइंट से 1 डिग्री, तो थीटा बन जाएगा 1 डिग्री, ये बन जाएगा, यहाँ पे एक और सर्कल आ जाएगा ऐसे, फिर वो लाइन के पर्सपेक्टिव में हम ऐसे दिखाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह नीचे 1 डिग्री साउथ। एक्चुअल में these are concentric circle, ठीक है। इमेजिन दिस, एक सेकेंड इसको, see this, जो मैं कंसेंट्रिक सर्कल की बता रहा हूं, दिस इज व्हाट इक्वेटर, क्योंकि स्फेरिकली जब मैं बता रहा हूं ना, कंसेंट्रिक सर्कल, वो तो लाइन के पर्सपेक्टिव में आपको समझ आया, ये इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, ये मान लो ये सेंटर है, ठीक है ना, ये लाइन प्लेनर पे, इज इट अ सर्कल, ये इसका एनसर्कल कर रहा है। फिर जब मैं ऊपर जा रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5, ये भी ऐसे कर रहा है, फिर पैरेलल लैटिट्यूड्स आर्टिक सर्कल 66.5, इसी तरह फिर यहाँ से नॉर्थ पोल,
ठीक इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे। अब ये वर्टिकल लाइंस क्या है? these are called meridian, these are called longitudes। तो अब यहाँ पहले बिल्कुल देखते हैं this line, this line, this line and this line with this line, यहाँ से नॉर्थ पोल का। Are you kind of imagining it? Imagining it? So इनको प्लेन लाइंस नहीं समझना, लाइन समझना है अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। लेकिन ये आप समझो पहले, यहां से अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ 1 डिग्री, तो यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा पैरेलल, है ना, इस सर्कल, ये जो सर्कल होगा इसका रेडियस खींचूंगा, उसी रेडियस से मैं फिर ऊपर 1 डिग्री पहुंचता हूँ, 1 डिग्री पहुंचता हूँ, वहां पे मेरा 1 डिग्री लैटिट्यूड मिल जाएगा, वहां पे मेरा 1 डिग्री लैटिट्यूड मिल जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो एन सर्कल मान लो, ये इक्वेटर वाला सर्कल है, यहां से इसका रेडियस में मान लेता हूं ये आर, और फिर जब मैं यहां से सबटेंड करता हूं एंगल 1 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो यहां पे मेरा आ जाता है फिर सेकंड डिग्री। वो भी इसी तरीके का एनसर्कल करेगा इसमें, लेकिन लाइन उसके थ्रू टेक है। सो दीज आर एक्चुअली 181 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का क्यों मैंने कहा कंसेंट्रिक सर्कल्स? बिकॉज इनका सेंटर एक ही है, इनका सेंटर क्या है? एक ही। कैन यू सी दिस? हाँ, दिस कंसेंट्रिक सर्कल। इसके थ्रू क्या जा रहा होगा? इसके थ्रू क्या जा रहा होगा? कंसेंट्रिक है ना, इसके थ्रू क्या जा रहा होगा? एक्सिस अर्थ का एक्सिस, ये ऐसे है ना, अर्थ का एक्सिस ऐसे, इसके थ्रू ये जा रहा होगा, जो अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। करेक्ट? ठीक। जस्ट टू समराइज, व्हाट इज द मिनिमम और एवरेज distance between two latitudes को पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स। कितना डिस्टेंस है? दैट इज 111 किलोमीटर और 69 माइल्स। इज दैट करेक्ट? लॉन्गिट्यूड पढ़े या कल करें लॉन्गिट्यूड को? कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ? तो लैटिट्यूड से तो हमें मोस्टली लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पे है इसमें, इससे हम जियोग्राफिक जोनिंग करते हैं, जियोग्राफिकल जोनिंग करते हैं। जियोग्राफिकल जोनिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेस को लोकेट अगर करना है, लैटिट्यूड से भी करते हैं, सो इट इज फॉर द पर्पस ऑफ जियोग्राफिक जोनिंग। जियोग्राफिक जोनिंग, जियोग्राफिक जोनिंग। तो जियोग्राफिकल जोनिंग से हम अर्थ के इन द लैटिट्यूड या पैरेलल्स की वजह से हम अर्थ की जियोग्राफिक जोनिंग करते हैं। जैसे इस तरह से ये अर्थ है, तो हमें समझ आता है कि इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज इक्वेटर पे है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्टिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है ना? तो इस रीजन को हम कहते हैं व्हाट? जो रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, इट इज कॉल्ड टॉररिड जोन। इट इज कॉल्ड टॉररिड जोन। इट इज कॉल्ड टॉररिड जोन। अब आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल तक जो रीजन आते हैं, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स, और इनको हम कहते हैं और टेम्परेट रीजन्स। क्या कहते हैं? और टेम्परेट रीजन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स। So with these latitudes we can easily identify any place, कि कोई प्लेस, हाँ सपोज हमें बताना होगा कि कौन सी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है या कौन सी टेम्परेट एरिया। सपोज इंडिया जो है, इंडिया का मेजर मास कहाँ पे है? ट्रॉपिक्स के अंदर, तो हम कहते हैं इंडिया जो है ट्रॉपिकल है मोस्ट। या यूरोप वगैरह, उसका मोस्ट ऑफ लैंड मास टेम्परेट रीजन में है या एक्स्ट्रा टेम्परेट रीजन। इसी तरह हम डिवाइड करते हैं कि रीजन्स या कंट्रीज या लैंड मास या ओशनिक पार्ट कौन ट्रॉपिक्स, विद इन ट्रॉपिक्स है या कौन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में। जैसे बायोडाइवर्सिटी के केस में यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि विद इन ट्रॉपिक्स मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो है रिच एग्जिस्ट करती है। उसके क्या फैक्टर्स वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जियोग्राफिकल जोनिंग आप याद रखना कि जियोग्राफिकल जोनिंग करते हैं
लैटिट्यूड के बेस में, कौन सी कंट्री विद इन ट्रॉपिक्स है, कौन सा ओशन मास विद इन ट्रॉपिक्स है, या कितना परसेंटेज विद इन ट्रॉपिक्स है या अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स है, वो हमें इनसे पता चलता है। लेकिन प्रॉपर जोनिंग जब होती है वो जब होती है जब हम लॉन्गिट्यूड्स को इनके साथ मिलाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को इनके साथ मिलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंडिया का एक्सटेंट बताऊंगा, जब हम इंडिया का एक्सटेंट पढ़ते हैं, लैटिट्यूड किसी भी कंट्री का, सपोज कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स है, हमें बताना है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब होता है किस लैटिट्यूड और किस लैटिट्यूड, इसका नॉर्दर्न मोस्ट साइड किस लैटिट्यूड पे है और साउदर्न मोस्ट साइड किस लैटिट्यूड। तो अगर मैं इंडिया की केस में बताऊं, ठीक है, इंडिया की केस में बताऊं, तो जब हम इंडिया की लोकेशन या इंडिया का एक्सटेंट पढ़ते हैं तो हम बताते हैं इंडिया का नॉर्दर्न और इंडिया का मेन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। हम ये बताते हैं दिस इज 37 डिग्री समथिंग नॉर्थ, और ये कितना है 8 है ना सम डिग्री साउथ, और इन दो के बीच में इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रफली 31 डिग्री, रफली 31। अब हम इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी निकाल सकते हैं, कितना है 1 डिग्री, 0 to 1 डिग्री की कितना ये ना सॉरी बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितना ये है, कितना है द डिस्टेंस 111, तो टोटल कितना है 31 डिग्री, 31 डिग्री को हाफ 11 से मल्टीप्लाई कर सकते, कितना आ जाता है 3441 किलोमीटर, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल, ये इसका क्या हो जाएगा, ये है ना सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये क्या हो जाएगा लैटिट्यूड। तो आप अगर किसी भी कंट्री किसी भी जियोग्राफिकल एंटिटी का आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता है तो आपको पता चलेगा उसकी नॉर्थ और साउथ बाउंड्री कितनी दूर है, ठीक है ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप निकाल भी सकते हो, इजी है। तो इजीली आप पैरेलल्स के थ्रू या इस नॉलेज से आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट निकाल सकते हो, इजी इजी, क्लियर है बात, इज इट राइट। तो कल हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को, कल डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को, कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, आपको है ठीक है। तो कल लॉन्गिट्यूड्स और टाइम जोनिंग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जोनिंग, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन इनको फिर दोनों की जब नॉलेज, दोनों का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जब इंटर रिलेट होते हैं तो फिर ये कंप्लीट होता है टॉपिक ज्यादा, ठीक है। तो इसको कल करते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। फिलहाल हम बेसिक